अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सम वेल नोन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज़ FCFS स्केड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, पहला हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीसरा हमारे पास है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, चौथा हमारे पास है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है, प्रीएम्प्टिव का मतलब है छीन लेना, ठीक है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है छीन लेना, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है जिससे हम नहीं छीन सकते, जिसको छीना ना जा सके। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है। अब स्केड्यूलिंग जो है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, शेड्यूलिंग कहाँ पर की जाती है। शेड्यूलिंग हम करते हैं CPU के ऊपर। चूँकि हमारे पास CPU एक होता है लेकिन हमारे पास प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सारे प्रोसेसेस को जो है प्रोसेस करवाना होता है, CPU को यूटिलाइज़ भी हमने करना होता है, इसलिए वहाँ पर हम जो है शेड्यूलिंग कर देते हैं, स्केड्यूलिंग कर देते हैं। तो 4 तरह की शेड्यूलिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि एक दफ़ा अगर हमने CPU असाइन कर दिया और अगर हमने जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और एक दफ़ा हमने किसी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया, जब तक उसको नीड है वो CPU को यूटिलाइज़ करता रहेगा, और जब उसको नीड नहीं होगी वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से जो है CPU रिलीज़ करेगा। हम उससे ज़बरदस्ती CPU छीन नहीं सकते, हम उससे ज़बरदस्ती CPU प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया तो जब तक उसकी मर्ज़ी है तब तक वो CPU यूज़ करेगा, उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो CPU रिलीज़ कर देगा। हम उससे ज़बरदस्ती CPU छीन नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। अगर तो प्रीएम्प्टिव हुई तो इसका मतलब है कि अगर कोई छोटी जॉब आ जाती है उससे कंपेयर करते हुए, जो कि अभी हमने CPU को असाइन किया हुआ है, कोई प्रोसेस हमने CPU को असाइन किया हुआ है लेकिन अभी वो CPU यूज़ कर रहा है, लेकिन उससे भी छोटी जॉब हमारे कंप्यूटर में एंटर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उससे CPU छीन लेंगे और छोटी जॉब को CPU असाइन कर देंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया तो जब तक उसकी मर्ज़ी है वो CPU को यूज़ कर सकता है, हम उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे CPU छीन नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस एंटर होते हैं कंप्यूटर में, हम उनको प्रायोरिटीज असाइन करते रहते हैं। मीन्स हम उसको अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको नंबर 1 असाइन कर दिया, जिसकी प्रायोरिटी कम हुई उसको नंबर 2 असाइन कर दिया, जिसकी प्रायोरिटी उससे भी कम हुई उसको नंबर 3 असाइन कर दिया। तो इन नंबर्स की मदद से हम ये पहचान लेते हैं कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको CPU असाइन कर देंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको वेटिंग पे लगा देंगे। ये भी हमारे पास प्रीएम्प्टिव भी होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। ये प्रीएम्प्टिव ही होता है। प्रीएम्प्टिव क्यों होता है? राउंड रॉबिन में हम ये क्या करते हैं कि राउंड रॉबिन में हम क्यू में लगा देते हैं सारे प्रोसेसेस को, और इसको टाइम स्लाइस असाइन कर देते हैं। मीन्स हम ये कह देते हैं कि 3 नैनो सेकेंड हर प्रोसेस को हमने दे दिया। अब नंबर 1 प्रोसेस है, नंबर 2 है, सपोज करते हैं कि 5 प्रोसेसेस हमने कंप्यूटर में एंटर किए हुए हैं, तो हमने हर प्रोसेस ने
तीन नैनो सेकेंड CPU यूज़ करना है। जैसे ही उसके 3 नैनो सेकेंड कम्प्लीट होंगे उससे हम CPU ले लेंगे, अगले प्रोसेस को CPU दे देंगे। जब उसके 3 नैनो सेकेंड कम्प्लीट होंगे उससे हम CPU ले लेंगे और अगले प्रोसेस को CPU असाइन कर देंगे। इस वजह से ये प्रीएम्प्टिव ही होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं होता। तो ये बच्चों आपने बातें याद रख रही हैं कि कौन सा हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव है और कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इससे पहले आपको मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहती हूँ जो कि हमने शेड्यूलिंग करते हुए यूज़ करनी है। Each scheduling algorithm has its own criteria to choose the next job that will run on CPU. Since CPU schedules needs to be fast, actual algorithms are typically not very complex. जो चीज़ें याद रखने वाली हैं बच्चों, इसमें ये है कि व्हाट इज़ टाइमलाइन, व्हाट इज़ गैंग चार्ट। टाइमलाइंस का मतलब क्या है? शेड्यूलिंग इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। शेड्यूलिंग हम किस बेस पे करते हैं? टाइम की बेस पर हम शेड्यूलिंग करते हैं। वी नीड सम वे टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हमें यहाँ पर एक स्टेट बताने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा किस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, उसकी स्टेट को बताने के लिए हमें एक वे की ज़रूरत है, एक रास्ते की ज़रूरत है कि कौन सा रास्ता चूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपने सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करें। इट चेंजेस ओवर टाइम। गैंग चार्ट आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो हम अपने सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए गैंग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त किस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है और किस प्रोसेस ने CPU यूज़ कर लिया है, कौन सा प्रोसेस अभी वेटिंग में लगा हुआ है। अ गैंग चार्ट इज़ बेसिकली अ ग्लोरीफाइड टाइमलाइन। ये हमारे पास ग्लोरीफाइड टाइमलाइन है दैट इज़ यूज टू डिपिक्ट द, ये हमें शो करता है ऑर्डर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन ग्राफिकली। हम अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ग्राफिकली शो करने के लिए गैंग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बिलो इज़ एन आउटलाइन ऑफ गैंग चार्ट। यहाँ पर जो है आउटलाइन शो की हुई है गैंग चार्ट की। गैंग चार्ट बनाना किस तरीके से है? गैंग चार्ट बनाने के लिए हम इस तरह का वे इस्तेमाल करते हैं। ये हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस 1, उसका स्टार्ट टाइम, उसका एंड टाइम। ये हो जाना है प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। उसके बाद शुरू हो जाता है सेकेंड प्रोसेस। तो ये सेकेंड प्रोसेस का ये जो फर्स्ट प्रोसेस का एंड टाइम होगा वो सेकेंड प्रोसेस का स्टार्ट टाइम होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे उसका सेकेंड का एंड टाइम। और इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी प्रोसेसेस होंगे, जो पहले वाले प्रोसेस का एंड टाइम होगा, अगले वाले प्रोसेस का वो जो है वो स्टार्ट टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहले आइए पहले पाइए, ठीक है, वो वाली टेक्निक यहाँ पर चलती है। फर्स्ट कम पहले आइए, फर्स्ट सर्व पहले पाइए। यहाँ पर इसका मतलब ये है, जो पहले आ जाएगा उसको पहले CPU दे देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में CPU मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज़ सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इट सेज दैट द प्रोसेस दैट एंटर्स फर्स्ट शुड गेट, इसका कहना है कि जो पहले प्रोसेस आ जाएगा उसको पहले CPU मिल जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को शॉर्ट फॉर्म में हम FCFS लिखते हैं। FCFS एल्गोरिथम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसको बहुत ही आसान है अंडरस्टैंड करना। इट इज़ बेसिकली अ क्यू लाइक दोज वी सी इन बैंक्स, शॉप्स एक्सेट्रा। ये जैसे क्यू होती है ना कि आपने बिल जमा करवाने गए हैं तो वो क्यू लगी होती है वहाँ पर। तो जो पहले बंदा क्यू में लगा होता है उसको पहला बिल, उस बंदे का बिल जो है वो पहले जमा हो जाता है, जो बाद में आता है उसका बाद में जमा होता है। अगर आप सपोज़ जैसे हम फ़ीस जमा करवाने जाते हैं बैंक में या अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हम क्यू लगा लेते हैं। तो क्यू में जो है जो पहले बंदा लगा होता है उसको पहले
उसकी पहले फ़ीस जमा हो जाती है, जो बाद में बंदा आता है उसके बाद में फ़ीस जमा हो जाती है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी ऐसे ही काम करता है। A drawback of the first come first serve algorithm is that the process may be have to wait for excessively long amount of time। इसका जो नुकसान एक ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है कि अगर सपोज़ पहले वाला जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सीपीयू चाहिए होगा, तो वो सीपीयू ही यूज़ करता रहेगा, बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो वेटिंग में लगे रहेंगे। तो हो सकता है किसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, हो सकता है किसी प्रोसेस को बहुत कम वेट करना पड़े, लेकिन जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि किस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है हम शेड्यूलिंग अप्लाई करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। सपोज़ दैट देर आर 3 प्रोसेसेस, हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि 3 प्रोसेसेस हैं दैट अराइव इन द ऑर्डर शोन बिलो। दे ऑल अराइव एट 0 टाइम। बच्चों यहाँ पर आपने जब भी शेड्यूलिंग करनी है तो उसका टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि 0 टाइम के मीन तीनों प्रोसेसेस एट अ टाइम ही हमारे सिस्टम में एंटर हो गई, बट द सिस्टम हैज़ डिसाइडेड टू सर्व दैम इन दिस ऑर्डर। तो सिस्टम ने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से इनका ऑर्डर असाइन कर दिया। इसने कहा कि प्रोसेस 1 को सीपीयू पहले देंगे, प्रोसेस 2 को सीपीयू बाद में देंगे, प्रोसेस 3 को सीपीयू उसके बाद मिलेगा 2 के बाद। अब चूँकि इनका स्टार्ट टाइम जो है वो 0, जो कि हमें यहाँ पर पहले बता दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब है कि सीपीयू कितना टाइम इसने यूज़ करना है। बर्स्ट टाइम प्रोसेस 1 ने जो है सीपीयू 24 टाइम यूज़ करना है, प्रोसेस 2 ने सीपीयू 3 टाइम यूज़ करना है, प्रोसेस 3 ने सीपीयू 3 टाइम यूज़ करना है। अब इसका क्या हमने गैंग चार्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रोसेस 1 को सीपीयू असाइन कर दिया, 0 टाइम पे वो शुरू हुआ, इसने यूज़ करना था 24 टाइम के लिए, तो इसने क्या किया 24 टाइम के लिए सीपीयू यूज़ कर लिया। ये सारा इसने सीपीयू इस्तेमाल किया। तब इसका टाइम ख़त्म हो गया, इसने अपना सीपीयू जितना भी यूज़ करना था कर लिया, इसने खुद ही सीपीयू रिलीज़ करना है। इसे हम सीपीयू छीनेंगे नहीं क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। उसके बाद हमने प्रोसेस 2 को सीपीयू दे दिया। प्रोसेस 2 ने जो देखिए आप 3 टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करना था। अब 24 + 3, 24 में 3 प्लस किया तो कितना होगा 27। अब जो प्रोसेस 2 है उसका स्टार्ट टाइम 24 होगा और इसका एंड टाइम होगा 27। ठीक है। अब जब प्रोसेस 2 ने सीपीयू यूज़ कर लिया, इसने क्या किया सीपीयू रिलीज़ कर दिया। इसके बाद देखिए प्रोसेस 3 को सीपीयू मिल गया। प्रोसेस 3 को भी सीपीयू 3 टाइम के लिए चाहिए था, तो 27 में 3 ऐड किए तो कितना हमारे पास होगा 30। तो इसने जो है वो इसका एंड टाइम होगा 30, इसका स्टार्ट टाइम होगा 27 और इसका एंड टाइम होगा 30। प्रोसेस 1 इज़ डिस्पैच फर्स्ट। प्रोसेस 1 को जो है डिस्पैच का मतलब है कि इसको पहले सीपीयू दिया जाएगा। एंड रन्स फॉर 24 टाइम्स यूनिट। तो इसने क्या किया सीपीयू को 24 टाइम यूज़ किया। देयर इज़ नो प्रीएम्प्शन, यहाँ पर चूँकि प्रीएम्प्शन नहीं है। वंस प्रोसेस 1 हैज़ फिनिश्ड, अब जैसे ही प्रोसेस 1 फिनिश होगा फिर प्रोसेस 2 को सीपीयू दे देंगे। उसने 3 टाइम के लिए सीपीयू यूज़ किया, उसका जो है स्टार्टिंग टाइम होगा 27 और उसका 24, उसका एंड टाइम होगा 27। जब उसका प्रोसेस 2 ने सीपीयू यूज़ कर लिया फिर प्रोसेस 3 को सीपीयू दे देंगे, उसने भी 3 टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करना है, 3 टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करना है। अब प्रोसेस 3 का स्टार्ट टाइम होगा 27 और उसका एंड टाइम होगा 30। ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक और हमने यहाँ पर बना लिया वेटिंग टाइम। अब हमने यहाँ पर निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोसेस नेम, यानी कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अराइवल टाइम इनका है 000, बर्स्ट टाइम इनका है 2433। अब फिनिश टाइम देखें ज़रा, पहले प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम है 24, प्रोसेस 2 का आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास फिनिश टाइम आ गया। आप यहाँ से देखेंगे प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम देखें यहाँ पर 24, वो लिख दिया। प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम क्या है 27, वो लिख दिया। प्रोसेस 3 का फिनिश टाइम क्या है 30, वो लिख दिया। अब वेट कितना करना पड़ा है आपने, जब आप इतना आपने टेबल बना लिया, वेटिंग टाइम आप निकालेंगे
24 माइनस 24 ज़ीरो, 27 माइनस 3 24, 30 माइनस 3 27। तो प्रोसेस 1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, प्रोसेस 2 को 24 टाइम वेट करना पड़ा और प्रोसेस 3 को 27 टाइम वेट करना पड़ा। अब यहाँ पर हम वेटिंग टाइम निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास वेटिंग टाइम का फार्मूला है फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। फिनिश टाइम में से हम माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम और उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा वेटिंग टाइम। अब हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकला है, देखिए 0 + 24 + 27 डिवाइडेड बाय 3। आपको पता है ना, एवरेज जब हम निकालते हैं जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे और टोटल नंबर्स पे हम उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो इसलिए हमने 3 पर डिवाइड किया, तो टोटल एवरेज वेटिंग टाइम जो है 27 निकला हमारे पास 17। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवा दूंगी। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। यहाँ तक लेक्चर आपका इनफ है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चों की ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये अगर किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।